बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जो अरविंद कुमार सिंह जी द्वारा लिखा गया है, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। तो बच्चों इसका उत्तर है कि पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि फ़ोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुल करके एक दूसरे के साथ व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता की झलक मिलती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार हैं। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं, और यही सब कारण है कि पत्र जो है वह एसएमएस से ज़्यादा फायदेमंद हैं, और फ़ोन और एसएमएस में पत्र के बराबर क्षमता नहीं होती। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। सेकंड है बच्चों, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषा के नाम बताइए। अब आपको बताना है कि किस भाषा में पत्र को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले था खत, खत कहा जाता है उर्दू में। सेकंड है कागज, कन्नड़ में पत्र को कागज कहा जाता है। फिर है उत्तरम, तेलुगु में पत्र को उत्तरम कहा जाता है। फिर है जाबू, तेलुगु में ही पत्र को जाबू भी कहा जाता है। फिर है लेख, तेलुगु भाषा में ही पत्र को लेख कह के भी पुकारते हैं। मतलब अगर आप देखें तो पत्र को तेलुगु भाषा में 3 अन्य नामों से पुकारा जाता है। पहला उत्तरम, दूसरा जाबू, तीसरा लेख। फिर है कड़ित, तमिल भाषा में पत्र को कड़ित कहा जाता है। उसके बाद है पाती, हिंदी भाषा का शब्द है। चिट्ठी भी हिंदी भाषा का शब्द है। और पत्र जो है वो मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, हिंदी में हम पत्र को चिट्ठी और पाती के नाम से भी संबोधित करते हैं, लेकिन मूलतः जो पत्र है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। तीसरा प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं, लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया है। आप देखते हैं ना, आपके कोर्स में पत्र लेखन एक टॉपिक है पूरा, उसे आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। विश्व डाक संघ बच्चों पोस्टल डिपार्टमेंट होता है की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। बच्चों ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व डाक संघ जो है वो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक पत्र लेखन प्रतियोगिता हर साल आयोजित करता है, और इसकी शुरुआत 1972 से हो गई थी। तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि एक ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट है बच्चों, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। एसएमएस क्यों धरोहर के रूप में एसएमएस को नहीं देखा जा सकता, इसका उत्तर आपने तर्क सहित देना है। तो इसका उत्तर है बच्चों, पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं। पत्र इंसान खुद अपने आप अपनी हैंडराइटिंग में लिखता है। हस्तलिपि मतलब हैंडराइटिंग, खुद की हैंडराइटिंग में लिखता है, जो कि परिजन को अधिक संवेदित करते हैं, जो कि अपने परिजनों के प्रति जो संवेदना की भावना है वो अपने परिजनों के मन में जागृत करते हैं। हम जितने चाहे उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर
रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती है। जब बहुत ज़्यादा समय तक आप अपने मोबाइल की स्टोरेज कैपेसिटी में SMS को नहीं सेफ रख सकते हो। कुछ समय बाद आप उन्हें डिलीट कर देते हो। तो यहाँ पर यही बताया गया है। SMS को जल्दी ही भुला दिया जाता है। दूसरा कारण है कि SMS को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अपना जो पत्र हम पढ़ते हैं वो हमारे मन और मस्तिष्क में एक छाप छोड़ जाता है और काफ़ी ज़्यादा समय तक हमें वो याद रहता है। पत्र देश, काल, समाज को जानने का साधन रहता है। पत्र के द्वारा हम देश को, काल को और समाज को जान सकते हैं। बच्चों, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री मतलब इतिहास, जो बीत गया है वो समय। तो यदि हम पत्रों में किसी समय के बारे में, किसी देश के बारे में, किसी समाज के बारे में कुछ लिखते हैं तो वो हर एक को जानने में सुविधा होती है। हर कोई उसको पत्र के माध्यम से पढ़ सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में, संग्रहालय बच्चों म्यूजियम को कहते हैं, में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तो बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि पत्र जो है वो धरोहर है और SMS धरोहर नहीं है, क्योंकि पत्रों को हम सहेज कर रख सकते हैं। वो इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है, जबकि SMS को हम अपने मोबाइल में बहुत समय तक स्टोर नहीं कर सकते, हम जल्दी ही उसे डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल ले सकता है? तो बच्चों, इसका उत्तर है कि पत्रों का चलन न कभी कम हुआ था और न ही कम होगा। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पत्रों की जगह कभी भी फैक्स, मेल, टेलीफोन और मोबाइल नहीं ले सकते हैं। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, क्योंकि पत्र को साहित्य से जोड़ दिया है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। आज की आवश्यकताओं में आते हैं और भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। ये स्पष्ट कर दिया है कि कभी भी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन जैसी चीज़ें पत्र का स्थान नहीं ले सकती। नेक्स्ट है बच्चों, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? वो कह रहे हैं किसी के लिए आप अगर बिना टिकट के बिना सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर भेजेंगे। आपने किसी को पत्र भेजना है, आपने पत्र लिफाफे में एड्रेस तो लिखा लेकिन टिकट नहीं लगाया, तो ऐसे में भेजने वाले पर, जिसको आप भेज रहे हो, उसके लिए कौन सी परेशानियां उसको झेलनी पड़ सकती हैं? तो इसका उत्तर है कि बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर बैरंग भेजने पर पत्र पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी। समझ गए ना आप? आपने तो लिफाफे में एड्रेस लिखा पर टिकट नहीं लगाया और अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को भेज दिया। जब वो लेटर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव के पास पहुंचेगा तो जो टिकट का मूल्य है वो मूल्य उस व्यक्ति को देना पड़ेगा, तो उसके लिए ये जुर्माना हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, पिन कोड भी संख्या में लिखा गया एक पता है, कैसे? तो इसका उत्तर है बच्चों, पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है और यह पत्र किसी राज्य के किस क्षेत्र का है इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। बच्चों, आपने देखा है पिन कोड, आप हमेशा पत्र लिखते हैं पिन कोड पक्का लिखते हो, ये 6 डिजिट का होता है। ठीक है, हर जगह का पिन कोड अलग अलग होता है। पिन कोड बटे रहते हैं देश के अकॉर्डिंग, राज्य के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पिन कोड क्या होता है। पिन कोड का पूरा स्वरूप है, पिन कोड का जो फुल फॉर्म है उसे कहते हैं पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। यह एक खास स्थानीय अर्थ होता है, इसका हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है। हर एक पिन कोड का अपना एक खास अर्थ है, हर एक का अपना, क्योंकि हर एक जगह का पिन कोड अलग अलग होता है। जैसे एक अंक राज्य का, दूसरा और तीसरा उपक्षेत्र का, अन्य अंक क्रमशः डाकघर के होते हैं। देखो उसमें 6 अंक हैं, उसमें से जो पहला अंक है वो राज्य का होगा, दूसरा और तीसरा अंक जो है वो उपक्षेत्र का होगा, जिस क्षेत्र विशेष में वो जाना है, और जो अन्य अंक हैं उसके बाद पीछे के जो 3 अंक हैं वो क्रमशः डाकघर के होते हैं। डाकघर मतलब हर जगह का अपना अलग डाकघर होता है, तो वो डाकघरों के नंबर होते हैं। इस प्रकार पिन कोड की संख्या में
इस प्रकार पिन कोड जो है वो भी संख्या में लिखा गया एक पता ही होता है। मतलब पिन कोड को भी आप पता ही समझो, वो पता ही है, एक तरह का पता है पिन कोड भी। नेक्स्ट है बच्चों, ऐसा क्यों होता है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? आप जानते ही हैं कि महात्मा गांधी देश विदेश में घूमे हैं, अलग अलग जगह रहे हैं, तो महात्मा गांधी जी को जो पत्र आते थे उसमें जो एड्रेस लिखा होता था वो महात्मा गांधी इंडिया करके लिखा होता था। तो वो कारण पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता था। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को नहीं पता कि इतना छोटे से एड्रेस में भी आखिर पत्र गांधी जी के पास कैसे पहुंच जाता था। तो इसका उत्तर देखते हैं। महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत के गौरव थे। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं यह देशवासियों को पता रहता था, अतः उनका पत्र अवश्य मिल जाता था। वो कभी किसी जगह में है, कभी किसी जगह में है, एक निश्चित जगह में वो नहीं रहते थे। तो जब उन्हें जो भी पत्र लिखता था वो महात्मा गांधी इंडिया करके लिखता था। ऐसा करने से वो देश के जिस भी क्षेत्र में होंगे वहाँ पर उन्हें वो पत्र मिल जाता था, क्योंकि वो एक बहुत ही जानी मानी और लोकप्रिय हस्ती थी। सेकंड है बच्चों भाषा की बात। इसमें है कि किस प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द ढूंढ के लिखिए। आपको 10 शब्द बताने हैं, कुछ मैं आपको बता रही हूँ, कुछ आप अपने आप बताएंगे। पहला है प्रार्थना पत्र, सेकंड है मासिक पत्र, मासिक मतलब जो मंथली जाता है। तीसरा है 6 मासिक पत्र जो 6 महीनों में एक बार निकलता है। फिर है वार्षिक पत्र जो साल भर में एक बार निकलता है। फिर है दैनिक पत्र जो आपके न्यूज़पेपर होते हैं जो रोज़ निकलते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं, आप बताइएगा। मैंने तो लिख के दिए हैं लेकिन अब इसको आप पूरा करिएगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 10, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बना है। बच्चों जब हम मूल शब्द क्या है यहाँ पर व्यापार, ठीक है, व्यापार जो है वो मूल शब्द है। व्यापार में प्लस करके इक लगा दिया तो ये क्या बन गया, व्यापारिक एक नया शब्द बन गया। जो इक है वो क्या है, प्रत्यय है। प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। और एक होता है उपसर्ग जो शब्द से पहले लग करके शब्द का अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो मैंने कुछ शब्द बनाए हैं, आधे आप खुद बनाएंगे, आधे मैंने बनाए हैं। पहला है स्वाभाविक, स्वभाव में इक लगा रखा है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि स्वभाव में इक लगा रखा है तो स्वाभाविक बन गया। स्वभाव प्लस इक, तो इससे क्या बन गया, स्वाभाविक बन गया। साहित्यिक, साहित्य में इक लगाया है, साहित्य प्लस इक। ठीक है, इससे क्या बन गया, साहित्यिक बन गया। फिर है व्यवसायिक, व्यवसाय साय प्लस इक। ठीक है, इससे क्या बन गया, व्यवसायिक बन गया। तो बच्चों ऐसे ही आप भी इन शब्दों को मैंने यहाँ दे तो दिया है, आप इनको इसी तरह विग्रह करके अपनी पुस्तिका में लिखिएगा। ठीक है, या आप विग्रह करके अपनी पुस्तिका में लिखिएगा, ऐसे ही नहीं आपको उतारना है। मैंने आपको शब्द बता दिए हैं पर आपको इन्हें विग्रह करके अपनी पुस्तिका में लिखना है। तो ठीक है बच्चों, ये वीडियो आपका यहीं ख़त्म हुआ। मैंने बहुत सारे आपको शब्द बता रखे हैं प्रत्यय वाले, इक प्रत्यय वाले। तो चलिए इसको आप फटाफट अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का है तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।